सभी को राम राम, राधे राधे। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपने रिवीजन में लगे होंगे। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं आप लोग के। देखिए यहाँ पे जो आप लोगों का हिंदी है, हिंदी बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा अच्छे से रिवीजन आप लोग कर लीजिए, क्योंकि देख रहे हैं आपका पेपर टलते जा रहा है, टलते जा रहा है। मतलब कोई वो ही नहीं है कि मतलब पीएनपी का इरादा क्या है। वैसे देखिए आप लोग तैयारी बीच में छोड़ देंगे तो फिर कुछ नहीं रह जाएगा, क्योंकि देखिए भूलते देरी नहीं लगेगा। और आज नहीं तो कल तो एग्ज़ाम होना ही है, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस बनाइए, क्या ही कर सकते हैं। हाँ चलिए, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, फर्स्ट क्वेश्चन दे रहा है कि हिंदी भाषा की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। तो हिंदी भाषा की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं। तो देवनागरी लिपि जो होती है, हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ध्वन्यात्मक भाषा जो होता है, हिंदी में शब्दों का उच्चारण वैसा ही होता है जैसा कि लिखा जाता है, ठीक है। आपकी हिंदी भाषा की प्रमुख विशेषताएं अगर पूछेगा तो बता ले जाएंगे ना कि देवनागरी लिपि हिंदी भाषा में देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। जो हम लोग की ध्वन्यात्मक भाषा होती है, हिंदी में शब्दों का उच्चारण वैसे ही होता है जैसे लिखा जाता है। संस्कृत से अगर व्युत्पन्न पूछेगा तो बताएंगे हिंदी भाषा का विकास जो है किससे हुआ है, तो आपके संस्कृत से हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं समृद्ध शब्दकोश जो है आपके हिंदी में तत्सम, तद्भव, तेषज और विशेषित शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो आपके अगर समृद्ध शब्दकोश पूछेगा तो आप लोग तत्सम का नाम जानते हैं, तद्भव, देशज, विदेशी सारे लैंग्वेज होते हैं, ठीक है। और इन सब पे क्वेश्चन आता है। व्याकरण की वैज्ञानिकता, हिंदी का व्याकरण जो है सरल और स्पष्ट नियमों पर आधारित होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है आप लोगों को कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के प्रकार उदाहरण सहित समझाइए। तो यहाँ पे आप लोग संज्ञा और सर्वनाम क्या होता है, संज्ञा और सर्वनाम पे 2 नंबर में ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है आप लोग के। तो संज्ञा किससे, व्यक्ति होगा, वस्तु, स्थान या भाव का नाम जो होता है आपकी संज्ञा कहलाता है, ठीक है। उदाहरण के लिए आप लोग समझ सकते हैं कि व्यक्ति हुआ राम, किताब हुआ आपकी वस्तु, और दिल्ली हो गया आपका स्थान। चाहे कोई भी आप लोग खुशी या भाव जैसे किसी चीज़ का मतलब किसी चीज़ को अंदर से व्यक्त कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, आपके संज्ञा में आ जाएंगे। प्रकार जो होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक, भाववाचक और समूहवाचक आपके संज्ञा के प्रकार होते हैं। कितने, व्यक्ति, जाति और भाववाचक और समूह, और एक होता है आपके द्रव्य, ठीक है। एक द्रव्य भी होता है, द्रव्यवाचक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि सर्वनाम जो होता है, सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द जो होते हैं सर्वनाम, जैसे कि आप लोग समझ सकते हैं मैं हुआ, तुम हुआ, वह, ये, वे, सारे आपके क्या हो जाएंगे, सर्वनाम हो जाता है, ठीक है। प्रकार जो होता है, पुरुषवाचक, निजवाचक, संकेतवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, ये सारे आपके संबंध आपके सर्वनाम के प्रकार होते हैं, ठीक है। अच्छा, आपके जो एडजेक्टिव जो विशेषण होता है क्या होता है, तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने, मान लीजिए किसी भी चीज़ की, मान लीजिए हम आपके गुण का, मान लीजिए कोई आप में कुछ स्पेसिफिक गुण है, ठीक है, उससे मैं बता रही हूँ। तो जो आपका नाम चाहे वो नहीं, आपके गुण का जहाँ पे होगा ना, वो आपका विशेषण होता है, मतलब किसी चीज़ की विशेषता बता रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका विशेषण होता है, ठीक है। जैसे कि देखिए लाल फूल, तो यहाँ पे लाल फूल जो है उसके फूल का क्या विशेषता बता रहा है। मीठा है आम, मतलब आम जो है मीठा है, तो मीठा है तो उसकी विशेषता बता रहा है। आम की विशेषता आपके तेज दौड़, मतलब तेज जो है वो दौड़ रहा है, तेज दौड़ रहा है, तो तेज जो हो गया आपके विशेषण हो गया, ठीक है। यही आपका उदाहरण में लिख ले जाएंगे। प्रकार कितने होते हैं, तो गुणवाचक, सांख्यवाचक, परिणामवाचक और परिकल्पनात्मक वाचक आपके विशेषण के प्रकार होते हैं, ठीक है। गुणवाचक, सांख्यवाचक, परिमाणवाचक, परिकल्पनात्मक वाचक, ठीक है। क्रिया जो होता है, जो शब्द किसी भी कार्य के करने या होने का बोध करा दे, वही आपकी क्रिया कहलाती क्या होती है। तो क्रिया जो होती है आपके किसी भी शब्द, रूप, चाहे मान लीजिए किसी चीज़ का आप बोध कराने का होता है वो क्रिया, जैसे कि आप पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, सो रहे हैं, दौड़ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, ये सारे आपकी क्रिया, मतलब जो भी आप कर रहे हैं उसका बोध अगर करा रहे हैं तो वो आपका क्रिया हो जाएगा, ठीक है। सकर्मक, अकर्मक, सहायक और प्रेरणार्थक क्रिया होती हैं, मतलब अच्छा भी होगा, बुरा भी होगा, सहायक भी होगा और प्रेरणा भी होगा, ये सारे आपकी क्रिया के उदाहरण है, ठीक है। सकर्मक, अकर्मक, सहायक और प्रेरणार्थक। संधि और समास में क्या अंतर। अच्छा, जो ये क्वेश्चन दे रहा है कि संधि और समास में अंतर स्पष्ट करिए, तो संधि होता क्या आप सबको पता है कि जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक शब्द, ध्वनि प्रकट करेंगे, ठीक है। अगर ध्वनि प्रकट कर रहे हैं
प्रकट कर रहे हैं। जैसे कि राम इंद्र, उदाहरण के लिए आप लोग क्या करेंगे, राम धन इंद्र आपके क्या होगा, तो यहाँ पे इंद्र जो है आपके रामेंद्र जो है आपकी ध्वनि प्रकट कर रहा है ना, तो अगर 2 या 2 से अधिक शब्द रहेगा और वो क्या करेगा, ध्वनि नई ध्वनि प्रकट कर रहा है, तो आपके क्या हो जाएगा, संधि हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप लोगों से संधि के प्रकार पूछ दे रहा है तो स्वर संधि, विसर्ग संधि और आपके स्वर विसर्ग, और एक होता है आपका व्यंजन, ठीक है, व्यंजन, ठीक है। आपके 3 होते हैं स्वर, ठीक है, संधि होते हैं, ठीक है। और समास कितने हैं, तो समास के 6 भेद होते हैं। और अगर इससे पूछेगा संधि में आपके क्या अंतर होगा, अगर वे ध्वनि प्रकट कर रहा है 2 या 2 से, और अगर 2 या 2 से अधिक मिलकर नया शब्द प्रकट कर रहा है, ठीक है, नया शब्द प्रकट कर रहा है, नया शब्द प्रकट करेगा, जैसे कि जल धन ग्रह, ठीक है, क्या कर रहा है, जल धन ग्रह आपके उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। तो नया शब्द अगर प्रकट कर रहा है तो आपके समास हो जाएगा, और अगर संधि पूछेगा तो ये ध्वनि को प्रकट करता है, ठीक है। और कितने भेद होते हैं, तो समास के आपके 6 भेद होते हैं, संधि के कितने भेद होते हैं, तो आपके 3 भेद होते हैं, जैसे कि आपके स्वर संधि, विसर्ग संधि और आपके व्यंजन संधि, ठीक है। समास कितने होते हैं, तो आपके समास भी 6 प्रकार के होते हैं, आपके तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, आपके अव्ययी भाव, द्वंद्व समास, कर्मधारय, ये सारे आपके समास के भेद होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। हिंदी शिक्षण शास्त्र जो है भाषा, यही है आपके हिंदी शिक्षण शास्त्र पे। तो देखिए भाषा शिक्षण की विधियाँ कौन कौन सी हैं, तो हिंदी भाषा शिक्षण की प्रमुख विधियाँ हैं जैसे कि व्याकरण, अनुवाद विधि, इसमें भाषा के नियम पहले सिखाए जाते हैं। एक होता है आप लोगों के प्रत्यक्ष विधि, ये सारे टॉपिक आप लोगों के बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सारे आपके टॉपिक, एक एक टॉपिक ये सारे क्वेश्चन में आपके आए हुए हैं। देखिए अगर व्याकरण विधि पूछेगा तो अनुवाद विधि, तो इसमें भाषा के पहले आप नियम सीखेंगे, ठीक है। और अगर प्रत्यक्ष विधि पूछ रहा है तो छात्र जो हुआ, छात्र को सीधे हिंदी सिखाएंगे, फिर अनुवाद उसे नहीं कराएंगे, मतलब उसे हिंदी प्रत्यक्ष विधि में सिखाएंगे, जैसे कि सामने से सिखाएंगे। और श्रवण जो होता है, बोलने की विधि, पहले सुनना और फिर बोलना सिखाया जाता है। बाल केंद्रित का कैसा होता है, तो शिक्षण में बालकों की रुचि और अनुभव की प्राथमिकता दी जाती है, इसीलिए अभी का जो आपका एजुकेशन है क्या है, तो आपके चाइल्ड सेंटर्ड है, ठीक है। संवाद विधि जो होता है आपके कम्युनिकेशन स्किल जो होता है, तो ये भी बातचीत और नाट्य रूपांतरण के माध्यम से भाषा को सिखाया जा सकता है, ठीक है। आप जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं वहाँ अपनी लैंग्वेज को सीख लेते हैं, आप लोगों को सिखाना तो पड़ता नहीं है। अभी आप लोग इंग्लैंड में रहते, मतलब किसी भी अदर कंट्रीज़ में रहते, चाहे किसी स्टेट, अगर अलग स्टेट में रहते, तो आप लोग को वहाँ पे ये जो आप लोगों को टफ पड़ता है लैंग्वेज, वो सीखना नहीं पड़ता, क्योंकि इन्वायरमेंट जैसा रहेगा बच्चों की परवरिश सेम वैसी ही होगी, ठीक है। तो अगर आप लोगों से पूछेगा कि आपके व्याकरण, अनुवाद विधि, प्रत्यक्ष विधि, श्रवण बोलने की विधि, बाल केंद्रित विधि, संवाद विधि, ये सारे टॉपिक आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, बता ले जाएंगे, ठीक है। भाषा अधिगम, अच्छा भाषा अधिगम और अर्जन में क्या अंतर है, तो भाषा अधिगम क्या होता है, भाषा अधिगम होगा वो चीज़, मान लीजिए भाषा अधिगम आप क्या कर रहे हैं कि किसी चीज़ को आप सीखेंगे, ठीक है। भाषा अधिगम जो होता है, अधिगम आप क्या करेंगे, तो उसे सीखेंगे, ठीक है। अधिगम को सीखा जाता है, ठीक है, मतलब कोई भी लैंग्वेज होगा उसे सीखा जाता है। लेकिन अगर आप लोगों से पूछेगा कि भाषा अर्जन क्या होता है, तो हमारे इन्वायरमेंट में जो भी भाषा आप लोग बोल रहे हैं, जैसे भोजपुरी हुई, हिंदी हुई, मलयालम हुई, तमिल हुई, कर्नाटक, मतलब जितने आपके मिजो, लूसी, ये जितने भी आपके तमिल, जितनी लैंग्वेज हो रही हैं, ये सारे आप लोगों के क्या, आपको सीखना नहीं पड़ता है, क्योंकि आप लोग अपने इन्वायरमेंट में रहते हैं, तो आप वो अर्जित कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन अधिगम क्या होगा कि अधिगम हम लोग सीखेंगे, ठीक है। अभी आप लोग को इंग्लिश नहीं आ रही है, कुछ लोग ऐसे डीएलएड में ऐसे भी स्टूडेंट हैं, जैसे मान लीजिए कि ज़रूरी नहीं कि हर लैंग्वेज सबके लिए मतलब ईजी हो, तो थोड़ी सी दिक्कत सबको होती है। तो लैंग्वेज होती है ना, इसे आप अर्जन नहीं कर सकते हैं, लैंग्वेज जो होता है आप सीख सकते हैं, जो कि आपके इन्वायरमेंट में जो नहीं है, और जो आपके इन्वायरमेंट में है वही आपका अर्जन होता है। तो आप लोग को समझ आया कि भाषा अधिगम और आपके जो अर्जन होता है क्या होता है। तो भाषा अधिगम का आप लोग सीखेंगे, और भाषा अर्जन जो होता है उसे आप किसी के मतलब कि जो जिस भी इन्वायरमेंट में आप लोग रह रहे हैं वो आप सीख जाएंगे, बताना पड़ेगा इन्हें, ठीक है।
अब यहाँ पे देखिए, हिंदी साहित्य जो है आप लोग के, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो हिंदी साहित्य के प्रमुख कौन कौन से हैं? तो हिंदी साहित्य के 4 प्रमुख कालों में बांटा गया है। एक होता है आदिकाल, जो वीर गाथा काल, ये आपके 1050 से 1375 ईस्वी पूर्व, जिसमें पृथ्वीराज रासो चंद्रबाई का काल था, ठीक है। फिर आपके भक्ति काल आता है 1375 से 1700 ईस्वी तक रहता है, जिसमें कबीरदास जी, सूरदास जी, तुलसीदास जी, मीरा जी इसमें रहते हैं, ठीक है। रीति काल क्या होता है? तो आपके 1700 से 1900 ईस्वी में, और बिहारी केशवदास जी, पद्माकर, ये सारे लोग आते हैं, ठीक है। आपके आधुनिक काल क्या है? तो 1900 से वर्तमान में जो है आपके आधुनिक काल चल रहा है, जिसमें आपके प्रेमचंद जी, हरिवंश राय बच्चन जी, महादेवी वर्मा जी, ये सारे कवि हैं जो आपके आधुनिक काल के हैं। तो 4 काल कौन कौन से हैं? आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, ठीक है। ये आप लोग जो सन है ना, सन भी याद करके जाइएगा, क्योंकि सन बहुत पूछता है, 1 नंबर में आएगा, वही मार्क्स कट जाते हैं, ठीक है। प्रेमचंद के साहित्य के योगदान में संक्षेप में प्रकाश डालिए। तो आप लोग देखिए, अगर नहीं अच्छे से वो है तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि इस पर ज़रूर क्वेश्चन है, या तो जयशंकर प्रसाद पे आएगा, या तो मुंशी प्रेमचंद्र पर आ सकता है, आपके ये निराला जी पर आ सकता है, इन सब पे आ सकता है, ठीक है। मुंशी प्रेमचंद को हिंदी साहित्य का उपन्यास सम्राट कहा जाता है। उनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? गोदान है, गबन है, निर्मला है, कफन आदि। उन्होंने सामाजिक समस्याओं, जातिवाद, नारी शोषण, किसान जीवन आदि पर लिखा है, ठीक है। ये थोड़ा सा ही लिखिएगा, ज़रूरी नहीं कि बहुत ज़्यादा लंबा ही लिखिए, ठीक है। आप कर ले जाएंगे ना कि मुंशी प्रेमचंद को हिंदी साहित्य का उपन्यास सम्राट कहा जाता है। उनकी प्रमुख रचनाएं गोदान, गबन, निर्मला, कफन आदि है, और उन्होंने सामाजिक समस्याएं, जातिवाद, नारी शोषण, किसान से जीवन जो भी आदि है उन पर लिखा है, ठीक है। लेखन कौशल जो है, अनुप्रयुक्त हिंदी से जुड़े जो प्रश्न होते हैं, ये भी आप पर आया हुआ क्वेश्चन है, ये भी देख लीजिए। तो पत्र लेखन के प्रकार में संक्षिप्त, अगर पत्र लिखने के लिए आता है, ठीक है, ये इंग्लिश में भी आएगा। और आपके देखिए, इंग्लिश थोड़ा सा मतलब मुझे देखने में लग रहा है कि सबको कुछ टफ लग रहा है, ठीक है। तो थोड़ा इंग्लिश पे अच्छे से तैयारी करिएगा, क्योंकि आपके इसमें 12 मार्क्स तो कैसे भी लाना पड़ेगा, ठीक है। अब जो लोग यूपी बोर्ड से रहे होंगे, थोड़ा सा उन लोग को टफ लगेगा। और बेसिक बात है भाई, थोड़ा सा मतलब जो स्पेस हो जाता है तो छोड़ने की वजह से भी, ऐसा नहीं है, कोई भी बुद्धू नहीं है, लेकिन आप लोग अच्छे से तैयारी करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और ये आएगा, ठीक है, ये आपके 2 नंबर में आएगा, पक्का आएगा, ठीक है। तो आप लोग इसे क्या करिएगा, इसे इंग्लिश में भी तैयार कर लीजिएगा। पत्र लेखन के प्रकार, मुख्य रूप 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपके औपचारिक पत्र, एक होता है अनौपचारिक। सरकारी और व्यावसायिक प्रधानाचार्य को पत्र जो होता है आपके औपचारिक पत्र होता है, और अनौपचारिक पत्र जो होगा आपके इन्वायरमेंट में जो मित्र होंगे, परिजन होंगे, उनके लिखे जाने वाले पत्र जो होते हैं आपके कौन से होते हैं? अनौपचारिक पत्र, ठीक है। अब संवाद लेखन का महत्व जो होता है क्या होता है, तो ये भी देख लीजिए। तो संवाद लेखन किसी विषय पर 2 या 2 से अधिक पात्रों के वार्तालाप को कहते हैं। जैसे कि विषय पुस्तक पढ़ने का महत्व। राजू, क्या तुम रोज किताबें पढ़ते हो? अमन, हाँ, किताबें पढ़ने से ज्ञान बढ़ता है। राजू, कौन सी किताब तुम सबसे अच्छी लगी? मुझे पंचतंत्र जो है आपके बहुत ही अच्छी लगी, ठीक है। देखिए, तो ये सारे आपके जितने भी टॉपिक्स हैं ना, संवाद लेखन पे भी आप लोग के 2 नंबर पे आ सकता है। तो संवाद लेखन कैसा है, मान लीजिए कोई भी राजू हो गया, अमन हो, कोई भी आप लोग कोई टॉपिक ले लीजिएगा और आप बना के लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए सूचना लेखन क्या है। तो उदाहरण सहित सूचना लेखन जो है किसी महत्वपूर्ण घटना या जानकारी को संक्षिप्त रूप से प्रस्तुत करने की प्रक्रिया होती है। उदाहरण इसके लिए जैसे विद्यालय के सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि बाल दिवस जो है 14 नवंबर को मनाया जाता है। सभी विद्यार्थी जो है समय से ये आप लोग के 2 नंबर में आता है। मैं ये फालतू नहीं है, ठीक है। ये सारे आपके 2 नंबर में आते हैं। अगर आप लोगों से सूचना पे क्वेश्चन आ रहा है तो आप लोग देखिए ऐसे ही थोड़ा सा इजी वे में लिख ले जाएंगे। 2 लाइन में है ना, विद्यालय के सभी छात्रों को सूचित किया जाता है कि बाल दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। सभी विद्यार्थी जो हैं समय से विद्यालय पहुँचे। 2 नंबर का अपना का पक्का है, ठीक है। ऐसा समास के होते कितने में 6 भेद होते हैं, अभी आप लोगों को बताई। आपके एक होता है तत्पुरुष समास, द्वंद्व, आपके बहुब्रीहि, द्विगु और आपके अव्ययी, और एक होता है कर्माधारा है, ठीक है। तत्पुरुष समास क्या होता है, तो जब पहले पद का अर्थ जो होता है दूसरे पद पर निर्भर करने लगे तो वो दोनों शब्द के बीच में कोई संबंध जो है तो उसे आप तत्पुरुष समास कहेंगे, ठीक है। उदाहरण के लिए आप लोग क्या करेंगे, जैसे कि आत्मनिर्भर हुआ, एक सेकंड, आत्मनिर्भर, ठीक है, आत्मनिर्भर,
आपके तत्पुरुष का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तत्पुरुष का उदाहरण हो जाएगा। अब यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग द्वंद्व समास क्या होते हैं। तो द्वंद्व समास जब दो पदों के बीच या अथवा का अर्थ छिपा हो तो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे कि कितने इसके प्रकार क्या होते हैं, तो एक होता है संयुक्त, जो दोनों पद समान रूप से महत्वपूर्ण होते हैं, जैसे कि माता पिता, माँ और पिता, गुरु शिष्य, गुरु और शिष्य हो जाएंगे। ठीक है। वैकल्पिक एक द्वंद्व होता है जब किसी चीज़ की विकल्प का बोध हो, जैसे कि उदाहरण के लिए पानी दूध, पानी या दूध, मतलब आप मान लीजिए आपको चुनना क्या है, पानी चुनेंगे या दूध को चुनेंगे, तो यहाँ पे विकल्प का आ रहा है ना, तो ये हो जाएगा आपके दिन और रात, दिन हो रहा है या रात हो रहा है, तो ये आपके वैकल्पिक द्वंद्व समास हो जाते हैं। बहुव्रीहि समास कौन से होता है? जो जिस समास का कोई भी पद प्रधान न होकर संपूर्ण शब्द किसी विशेष गुण को दर्शाता हो, उसे आप क्या कहेंगे? मतलब किसी भी मतलब किसी चीज़ का प्रधान ना होगा, वो संपूर्ण शब्द में किसी विशेष गुण को दर्शा रहा है, उसे आप कहेंगे बहुव्रीहि समास। उदाहरण के लिए चतुर्भुज, चार भुजाओं वाला, नीलकंठ जैसे कि नीलकंठ वाला शिव, दशानन 10 मुखों वाला, आपके 10 मुखों वाला आपके कौन से हैं? आपके रावण था 10 मुख का। ठीक है, यहाँ पे देखिए द्विगु समास। द्विगु समास जिस समास में पहला पद कोई संख्या या मात्रात्मक बोध कराएगा, वो जैसे मान लीजिए आप लोग सुने हैं ना, त्रिलोकी हुआ, पंचमुखी हुआ, ये सब आपके देखिए द्विगु, ये सारे समास बहुत इजी हैं और आप पे आएंगे 2 नंबर में आएंगे। ठीक है, तो जिस समास में पहला पद कोई संख्या या मात्रात्मक बोध कराए, वो जैसे यहाँ पे त्रिलोकी दे रहा है ना, तीनों लोक वाली, जैसे पंचमुख दे दिया तो उसमें पंच भी जो आ रहा है आपके संख्या या मात्रात्मक बोध करा रहा है ना, तो ये सारे आपके क्या हो जाएंगे? द्विगु समास के उदाहरण हो जाते हैं। पंचौटी भी 5 वृक्षों की वाली वाटिका, सप्त सिंधु मतलब 7 नदियों वाला प्रदेश, ये सारे आपके क्या हो जाएंगे? द्विगु। अव्ययी भाव समास जो पहला पद अव्यय हो, जिसका रूप न बदले और पूरे समास का अर्थ एक विशेष प्रकार की क्रिया का बोध कराए, उसे क्या कहते हैं? तो अव्ययी भाव। मतलब जो पहला पद अव्यय होगा, जिसका रूप न बदले और पूरे समास का अर्थ एक विशेष प्रकार की क्रिया का बोध करा रहा हो, वो होता है आपके अव्ययी भाव समास। ठीक है, यथा समय तो समय के अनुकूल ऊपर, इसका मतलब उदाहरण हो जाएगा, मान लीजिए आपके अगर किसी चीज़ का आपको बोध करा, मान लीजिए किसी विशेष प्रकार का, मतलब यथा समय, समय के अनुसार, उपर्युक्त मतलब ऊपर लिखा गया, प्रतिदिन मतलब हर दिन, तो ये सारे आपके किस चीज़ के हो जाएंगे? अव्ययी भाव। कर्मधारय का क्या हो जाएगा? तो जिस समास में पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद जो होता है विशेष्य होता है, तथा दोनों में विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, उसे आप क्या बोलेंगे? तो कर्मधारय समास कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए आप लोग नीला है कमल, महाराज, नीला है कमल, ये सारे आपके कर्मधारय के आपके उदाहरण हो जाते हैं। नीला है कमल, ठीक है, मतलब नील कमल लिखा रहेगा, मतलब कोई उदाहरण निकल रहा है ना, नील कमल आपके किस चीज़ का उदाहरण हो जाएगा? महाराज। ठीक है, महाराज, ये सारे आपके किस चीज़ के हो जाएंगे? तो आपके कर्मधारय के हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन यहीं पर समाप्त। समास के 6 प्रकार होते हैं, आपको पता ही चल गया। चलिए अब तत्पुरुष वही चीज़ है, तत्पुरुष में आपके राजा पुत्र, राजा का पुत्र होगा। द्वंद्व समास में आपके माता पिता मतलब माता और पिता हो जाएंगे। बहुव्रीहि में नीलकंठ, नीलकंठ वाला। द्विगु समास जो त्रिलोकी, तीनों लोकों वाला। अव्ययी भाव प्रतिदिन, हर दिन। और कर्मधारय समास जो होगा आपके नीलकमल, आपके नीला है कमल जिसका। तो चलिए आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप कि आप सबका रिवीजन अच्छे से हुआ होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब मोटिवेशन के लिए ज़रूर करिएगा। मिलते हैं सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राम राम, राधे राधे।